हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इस रिवीजन क्लास में आज हम लोगों का नया टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो, जैसा हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दो सिस्टम बॉडी के काम करते हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। रियली कहिए तो ये दोनों सिस्टम एक साथ कंबाइंड होकर ये काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है एंडोक्राइन न्यूरल सिस्टम की बात की थी और आज हम लोग शुरू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करना। ठीक है बेटा, तो चलो, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स इसमें आते हैं। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्चुअली हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं बेटा। एक ग्लैंड ऐसी होती है जिसमें डक्ट होती है और एक ग्लैंड ऐसी होती है जिसमें डक्ट नहीं होती है। तो ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट होती है उसे हम लोग डक्टल ग्लैंड कहते हैं और ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती है उसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो डक्ट वाली ग्लैंड्स हमारी हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, सेलेब्री ग्लैंड हुआ, या स्वेट ग्लैंड्स हुआ, ठीक है ना, मिल्क ग्लैंड हुआ। ये सब ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं? ये सब इनके पास डक्ट होता है, जिस डक्ट से अपने सेक्रेशन को ये बाहर निकालते हैं, इसलिए इनको हम लोग डक्टल ग्लैंड कहते हैं। जबकि दूसरी जो हमारी ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट नहीं होता है उसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो जो जिनके पास डक्ट होता है वह एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हो गए और जिनके पास डक्ट नहीं होता है वह डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। तो ये अपना सेक्रेशन कैसे निकालते हैं? तो इनके पास चूँकि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है सेक्रेशन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए ये अपना सेक्रेशन सीधे जो है ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है ना, और ब्लड से ये सेक्रेशन फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है एंडोक्राइन ग्लैंड ये कैसे होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, एंड देयर सेक्रेशंस आर नोन एज हार्मोन्स। उनके सेक्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स जो है ये थोड़े अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन लगातार इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि बॉडी बिना हार्मोन्स के फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं बेटा। और आज हम लोग इन्हीं के विषय में देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। अगर इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के विषय में हम देखें तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये ब्रेन से शुरू होकर के टेस्टिस तक पूरे बॉडी में जो है ये प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वह है पिट्यूटरी, जिसे आप लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन उस पिट्यूटरी से भी पहले एक ग्लैंड आता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी के भी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल एंड गोनैड्स। गोनैड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी। ये सब बेसिकली हमारे क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके अलावा, हालांकि ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा और भी एंडोक्राइन पार्ट्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये इनका काम मेनली अलग अलग होता है। जैसे किडनी जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन इसके अलावा किडनी एंडोक्राइन फंक्शन भी रखता है, एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है और ये सेक्रेशन करता है किसका? कुछ हार्मोन्स का, जो कि बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक उसी तरीके से लीवर भी है और GIT भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है।
जहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक बेटा, तो आओ चलो अगर हम लोग आगे देखें तो सबसे पहला जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड आता है वह आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है भाई? इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फोरब्रेन। ये फोरब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के बेस में ये लोकेटेड होता है, बेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपको कल हमने बताया भी था ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि ये फोरब्रेन का ही पार्ट है, फोरब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है, और इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो सेक्रेटरी सेल्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, न्यूक्लियाई कहेंगे, एंड दीज प्रोड्यूस द न्यूरो हार्मोन्स। इन्हें हम लोग न्यूरो हार्मोन्स कहेंगे। और ये हार्मोन्स जो है ये दो तरह के माने जाते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसा मैंने अभी बताया कि यह पिट्यूटरी के भी फंक्शन को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी को किसको रिलीज करना है, किसको नहीं करना है, इसका डिसीजन हाइपोथैलेमस लेता है। तो पिट्यूटरी से जिस हार्मोन को निकलवाना है उसके करेस्पॉन्डिंग रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज करेगा, और जिसके सेक्रेशन को रोकना है उसके करेस्पॉन्डिंग इनहिबिटरी हार्मोन को ये रिलीज कराएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अलग अलग हार्मोन्स जो है बॉडी के अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग रिलीज इसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है कि यह स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ताकि पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कर सके। ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिन क्या, FSH एंड LH। तो पिट्यूटरी से FSH और LH के सेक्रेशन को निकालने के लिए हाइपोथैलेमस किस हार्मोन को निकालेगा? यह निकालेगा रिलीजिंग हार्मोन को। और अगर उनके सेक्रेशंस को रोकना है तो यही हाइपोथैलेमस फिर निकालेगा क्या, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन के सेक्रेशन को इनहिबिट करे, कम करे। ठीक है, एंड दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम एक्चुअली हमारे बॉडी में कुछ पोर्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं। पोर्टल सिस्टम कौन होते हैं? ऐसे सिस्टम जो कि किसी भी, एक्चुअली ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें जो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम दो होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप कि हाइपोथैलेमस को ब्लड सप्लाई देने के लिए जो आर्टरीज आई, तो ब्लड सप्लाई देने के बाद वेन्स जो है हाइपोथैलेमस से सीधे हार्ट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वह वेन जो ब्लड हाइपोथैलेमस से कलेक्ट कर रहा है वह हार्ट की तरफ सीधे नहीं जाएगा। सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? वह जाएगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से तब वो हार्ट की तरफ चलेगा। तो पिट्यूटरी को पहले वो जा रहा है, अब पिट्यूटरी से तब हार्ट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो पोर्टेशन हो रहा है ब्लड का टूवर्ड्स द हाइपोफाइसिस, टूवर्ड्स द पिट्यूटरी, इसलिए इसको कहते हैं क्या, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ऐसा इसलिए होता है ताकि पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस द्वारा निकाले गए हार्मोन्स को पहुंचाया जा सके। ठीक है ना, इसीलिए हाइपोथैलेमस से निकलने वाली ब्लड वेसल्स, वेन्स सीधे पहले पिट्यूटरी को जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और देखते हैं यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स के विषय में लिखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उनका नाम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे GnRH है, GnRH मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या है बेटा? GnRH। यह है GnRH। यह GnRH, इधर है CRH,
कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यह है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद है GHRH, गोनेडोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH, जैसे ये हाइपोथैलेमस से GnRH निकला या CRH निकला, TRH निकला, PRH और GHRH निकला, ये सारे कहाँ जाएंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे हम लोग कहते हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को आया। अब यह एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या निकालेगा? इस GnRH के इन्फ्लुएंस में यह FSH एंड LH निकालेगा, या तो FSH या तो LH, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। CRH क्या निकलवाएगा? ACTH निकलवाएगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। TRH निकलवाएगा TSH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। PRH निकलवाएगा प्रोलैक्टिन। PRH निकलवाएगा प्रोलैक्टिन, और उसी तरीके से GRH निकलवाएगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब इनके अलग अलग टारगेट आर्गन्स होते हैं, इनके अलग अलग टारगेट आर्गन्स होते हैं, और ये टारगेट आर्गन्स फिर जो है अलग अलग सेक्रेशंस निकालेंगे। जैसे FSH एंड LH का टारगेट आर्गन है गोनैड्स। इसका टारगेट आर्गन क्या है? इसका टारगेट आर्गन है गोनैड्स। गोनैड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक उसी तरीके से इसका टारगेट आर्गन है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन, बाहरी रीजन। TSH का टारगेट आर्गन है थायराइड, एंड प्रोलैक्टिन का है टारगेट आर्गन मेमरी ग्लैंड। और ठीक उसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन का टारगेट आर्गन है लीवर एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ये पूरी बॉडी पर ये फोकस करता है और पूरी बॉडी के ग्रोथ को कराता है, बोन वगैरह को, जिससे बॉडी जो है ग्रो करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है, अगर आप देखिए तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी। अगर आप कहो तो पिट्यूटरी ही इनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, लेकिन पिट्यूटरी के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं जिनका नाम है ADH, जिसे ADH को बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। इसका नाम एंटी डाययूरेटिक क्यों रखा गया? क्योंकि ये डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है। डायूरेसिस मतलब ज्यादा यूरिन का बनना, ठीक है ना, और एक एंटी डाययूरेटिक है मीन्स यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है। तो ये ADH हार्मोन भी कहाँ बनते हैं? ये यहीं बनते हैं, ठीक है। ये ADH यहाँ बनता है और ऑक्सीटोसिन भी यहीं पर बनता है। ADH और ऑक्सीटोसिन इन दोनों का सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। लेकिन ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे आप क्या कहते हो? पोस्टेरियर। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन जो है कलेक्ट होते हैं और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होते हैं। तो जिसमें से जो ADH है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यह तो किडनी पर जाएगा और वहाँ से वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगा। जबकि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये सीधे जाएगा मेमरी ग्लैंड पर और यूट्रस पर। यूट्रस पर जाएगा तो यूट्रस को सिकोड़ेगा सो दैट द बेबी बर्थ हो सके, पार्चुरेशन हो सके। और मेमरी ग्लैंड पर आएगा तो मेमरी ग्लैंड को सिकोड़ेगा ताकि मिल्क ऊज आउट हो सके, निकल सके बाहर।
ठीक है, तो यह काम ये करने का काम करता है। ठीक है, तो आओ चलो इस तरीके से हाइपोथैलेमस आपको समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा ग्लैंड हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि हम बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, तो यह जो है फोर ब्रेन से नीचे की तरफ, मतलब हाइपोथैलेमस से लटका हुआ नीचे की तरफ लटका रहता है। ठीक है ना। लोकेटेड इन अ कैविटी नोन एज व्हाट, सेला टर्सिका। इसको याद रखिएगा क्योंकि सेला टर्सिका पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस कैविटी में प्रेजेंट है, सेला टर्सिका में प्रेजेंट है। जैसे देखो ये हाइपोथैलेमस हो गया, तो इस हाइपोथैलेमस से ये कनेक्टेड है पिट्यूटरी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पिट्यूटरी कनेक्टेड है। अब इस पिट्यूटरी से के दो पार्ट हो जाते हैं, पोस्टेरियर लोब इधर का और एंटेरियर लोब इधर का। ठीक है, तो पोस्टेरियर लोब से तो दो हार्मोन निकलेंगे जिसके विषय मैंने बताया है आपको, कौन कौन, एडीएच और एडीएच निकलेगा, जो कहाँ जाएगा, किडनी पर, किडनी के टिब्यूल्स पर, रीनल टिब्यूल्स पर, और वहाँ से वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। दूसरा ये मेमोरी ग्लैंड पर जाएगा, और जो ऑक्सीटोसिन है वह मेमोरी ग्लैंड और यह मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस पर जाएगा, और मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस दोनों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वहां से मिल्क बाहर निकल जाए, ऊज आउट हो जाए। ठीक है, और यूट्रस को सिकोड़ता है ताकि जो है बेबी बर्थ हो। तो मेमोरी ग्लैंड को सिकोड़ेगा ताकि मिल्क निकले, और यूट्रस को सिकोड़ेगा ताकि बेबी का जन्म हो। ठीक है, और यहीं पर जो एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स को देखिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, जीएच मीन्स व्हाट बेटा, ग्रोथ हार्मोन। ये बोन, मसल्स, इन सब चीज़ों पर काम करेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, इनकी लंबाई को बढ़ाएगा, ग्रोथ कराएगा। ठीक है, इसलिए इसको नाम ही देते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरा जो है प्रोलैक्टिन निकलता है, जो प्रोलैक्टिन कहाँ आएगा, मेमोरी ग्लैंड पर आएगा और मिल्क सिंथेसिस कराएगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं किस पॉइंट पर, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन को लेकर के पूछा जाता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन क्या होगा, प्रोलैक्टिन होगा। मिल्क रिलीजिंग हार्मोन अगर पूछा जाए, मिल्क को रिलीज करने वाला हार्मोन, तब वह ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज कराता है, जबकि प्रोलैक्टिन मिल्क को सिंथेसाइज कराता है। ठीक है, दूसरा होता है एफएसएच एंड एलएच। ये जो है टेस्टिस एंड ओवरी पर जाएंगे। एफएसएच एंड एलएच ये दोनों जो है टेस्टिस एंड ओवरी पर जाएंगे और वहाँ से अपना सेक्रीशंस हार्मोन सिंथेसिस कराएंगे। ठीक है, दूसरा जो है टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहाँ जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड पर जाएगा और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन के सिंथेसिस को इंसिस्ट करेगा, प्रमोट करेगा, थायरॉक्सिन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। दूसरा एसीटीएच की बात करें तो एसीटीएच जो है यह कहाँ जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर जाएगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिंथेसिस को कराएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस कराएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज आउट कराएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारी पिट्यूटरी का फंक्शन। ठीक है, तो पिट्यूटरी में देखिए इसमें दो डिविजन्स होते हैं। पहला क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे हम लोग कहते हैं एंटेरियर लोब, और पोस्टेरियर लोब कहलाता है क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस की यदि हम बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस इज कंसिस्टेड ऑफ टू पोर्शंस। ये होता तो एक लोब है लेकिन इसमें दो पोर्शन होते हैं। ठीक है ना, पहला क्या, पार्स डिस्टैलिस, और दूसरा क्या, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ये भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पोस्ट एंटेरियर लोब मीन्स एडिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं। और पार्स डिस्टैलिस का यदि हम फंक्शन देखें, पार्स डिस्टैलिस से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स निकलते हैं, इससे 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन भाई, पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो कि जो है बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा। अब इसमें देखिएगा, इस ग्रोथ हार्मोन में ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द बोन एंड मसल्स एंड बॉडी को ग्रोथ कराता है, लेकिन यदि इसका एक्सेस सेक्रीशन हो जाए तब क्या होगा, हाइपर सेक्रीशन हो जाए तब क्या होगा,
जाइंटिज्म हो जाएगा, बॉडी जो है बहुत लंबी चौड़ी तैयार हो जाएगी। तो उस एक्सेस ग्रोथ बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइंटिज्म। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर इसमें इसका सेक्रेशन अगर कम हो जाए तो क्या करेगा, ये स्टंटेड ग्रोथ करेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डॉर्फिज्म कहेंगे। एक्सेस सेक्रेशन होने से आदमी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और अगर कम सेक्रेशन हो जाता है वो बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, मीन्स मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मिल्क सिंथेसिस कराता है। ठीक है ना। और TSH की यदि हम बात करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यह स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। कौन, TSH। ठीक है, ये बात मैं बोल चुका हूँ कई बार, फिर से सुनिए। ठीक है। दूसरा आता है ACTH। ACTH क्या करेगा, इसे हम लोग कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकार्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा LH एंड FSH। दूसरा आता है LH एंड FSH। तो LH एंड FSH ये दोनों जो है गोनैड्स पर, टेस्टिस एंड ओवरी पर काम करते हैं। यही LH टेस्टिस में, मेल के केस में जो है कहलाता है ICSH, जिसका पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करते हैं, ये जो है यही LH का ही दूसरा नाम होता है इन केस ऑफ मेल, जो टेस्टिस पर काम करता है, जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक टेस्टिस में पाए जाते हैं, उस पर ही काम करते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये क्या करते हैं कि दिस स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड द गोनाडोट्रोफिन्स। ये गोनाडल एक्टिविटी, टेस्टिस ओवरी की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनका क्या नाम होता है, गोनाडोट्रोफिन्स कहलाते हैं। ठीक है। एंड LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन्स। एंड्रोजन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन एक तरह का एंड्रोजन है, जिसको आप लोग बेसिकली जानते हो, टेस्टोस्टेरोन। इट इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। ठीक है। और अगर फीमेल में बात करें तो यही LH इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन। ये देखो बढ़िया पॉइंट है, ये LH इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन इन केस ऑफ फीमेल। LH इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन। LH से क्या होगा, यह LH सर्ज कहते हैं। जब LH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, तो जस्ट बीच में 14th डे क्या होता है कि LH का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल फटता है और ओवम बाहर रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इट आल्सो मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम। दूसरा फंक्शन इसका होता है LH का कि ये कार्पस ल्यूटियम, एक्चुअली जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है, ओवम निकल जाता है, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उस ग्राफियन फॉलिकल, फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल से, उसे हम लोग कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। उस कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, और उस कार्पस ल्यूटियम की साइज को मेंटेन करने का काम किसका होता है, यह काम होता है हमारे LH का। LH हार्मोन ही उसके साइज को मेंटेन करता है और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बनाए रखता है। FSH की बात करें तो ये जो है FSH एंड एंड्रोजन्स, ये दोनों मिल करके मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, और फीमेल में FSH जो है वो फॉलिकल डेवलपमेंट, यानी एक तरह से कह सकिए तो oogenesis को मेंटेन करता है। ठीक है ना। तो LH का काम होता है हार्मोन रिलीज आउट कराना और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो है एंड्रोजन के सेक्रेशन को भी बढ़ाना, जो कि LH ही
ICSH के नाम से जाना जाता है इन केस ऑफ मेल। FSH का काम होता है कि यह एंड्रोजन के लेवल को मेंटेन करना, और एंड्रोजन और FSH ये दोनों मिल करके जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाते हैं इन केस ऑफ मेल, और इन केस ऑफ फीमेल ये जो है oogenesis को करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पार्स इंटरमीडिया, जो कि हमारे एंटेरियर लोब का ही पार्ट बन जाता है। तो पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट जब स्टिमुलेट होता है तो जो हार्मोन रिलीज होता है वह वहाँ पर जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि मेलानोसाइट्स में मेलानिन के लेवल को बढ़ा देता है। जब मेलानिन का लेवल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से स्किन का कलर बदलेगा। ज़्यादा मेलानिन ज़्यादा डार्क स्किन कलर, ज़्यादा MSH ज़्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ज़्यादा अमाउंट में पिगमेंटेशन, ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन, जब ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन तो स्किन कलर भी डार्क होगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा क्या, पार्स डिस्टाइलिस या पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा जिसे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसे हम लोग पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। इससे सिर्फ दो हार्मोन रिलीज आउट होते हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को दूसरे शब्दों में ADH भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। रियली इन हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में होती है, बस ये पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज आउट होते हैं। लेकिन रियली इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, इनकी सिंथेसिस होती है इन द हाइपोथैलेमस। ओके बेटा, चलो आगे आता है हमारा क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो देखो, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। फीमेल में विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, चाइल्ड बर्थ कराएगा, और मेमरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन रिलीजिंग आउट ऑफ मिल्क कराएगा, मिल्क इंजेक्शन कराएगा। वैसोप्रेसिन की बात करें तो वैसोप्रेसिन एक्ट ऑन किडनी, किडनी पर एक्ट करेगा, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर मिनरल के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि देयर बाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन कम करेगा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहेंगे, क्योंकि ये यूरिन सेक्रेशन को कम कर देगा, यूरिन सिंथेसिस को कम कर देगा, वाटर लॉस को कम कर देगा। ठीक है बेटा, चलो आगे हम लोग आते हैं। ये आपके सामने है एक नया ग्लैंड जिसका नाम है क्या, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये प्रेजेंट होता है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन ये हो गया, इसके पिछले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है, ये पीनियल ग्लैंड। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। इस हार्मोन का नाम क्या है, मेलेटोनिन नाम है। और यह मेलेटोनिन क्या करता है, दिस मेलेटोनिन रेगुलेट्स द 24 आवर्स रिदम इन द बॉडी। बॉडी के 24 आवर्स रिदम को मेंटेन करने का काम करता है ये। ठीक है, जैसे स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। स्लीप अवेक साइकिल को यह मेंटेन करना, सोने और जगने के साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी। इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, मेलेटोनिन करता है। ठीक है, तो ये मेलेटोनिन का है। ये यहाँ पर पीनियल ग्लैंड हो गया, ये वाला पोजीशन देखिए, और ये पीनियल ग्लैंड जो है इसका काम क्या होता है कि मेलेटोनिन हार्मोन को निकालना। मेलेटोनिन मेनली हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, सोने जगने के साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए जब जो कोई आदमी जो है एक हेमिस्फीयर से, मीन्स वर्ल्ड के एक हेमिस्फीयर से जब दूसरे हेमिस्फीयर में जाता है तो उसका जो है बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है।
थोड़ा उसे कुछ दिनों तक जो है उसे उसकी बॉडी जो है एडजस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए वो थोड़ा सा जो है अनईजी फील करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे मेलेटोनिन का लेवल जो है मेंटेन हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट कर जाता है वो आदमी। लेकिन शुरू में उसे बहुत दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी जो है अगर इंडिया से उसे अमेरिका भेज दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड, ये देख सकते हैं इसका लोकेशन। ये हमारा क्या हो गया, लैरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया है। लैरिंग्स के ठीक नीचे ये क्या प्रेजेंट है, हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड के दो लोब, लेफ्ट एंड राइट दो लोब हो जाते हैं। दोनों लोब आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। ये देखिए ये इस्थमस, ये है हमारा इस्थमस। इस्थमस इनको कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, लिक्विड जो है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये फॉलिकल्स, ठीक है ना, थायराइड फॉलिकल्स की बात करें तो इन थायराइड फॉलिकल्स में आयोडीन से बना हुआ कोलाइड होता है। जैसे ये थायराइड फॉलिकल की अगर हम बात करें ऐसे, तो इसके बीच में जो लिक्विड भरा है ये थायरोकोलाइड हो जाता है ये। ठीक है। तो इसी में ये थायरोकोलाइड हो जाता है, इसे हम लोग थायरोकोलाइड कहते हैं। इसमें आयोडीन होता है और थायरोनिन होता है, जो है दो सेक्रेशंस करती हैं, सेक्रेट टू हार्मोन्स, टेट्राआइडोथायरोनिन एंड जिसे हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं, और दूसरा क्या, ट्राईआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन मीन्स जिसमें 4 आयोडीन हो और ट्राईआइडोथायरोनिन मीन्स जिसमें 3 आयोडीन हो। ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन क्या है, T4 को हम लोग क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन यानी टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है। ये हार्मोन करता क्या है, इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इस हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी। आयोडीन की कमी में इस हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ग्लैंड जो है वो फूल जाएगी, पूरी एनलार्ज कर जाएगी। और इस एनलार्ज कंडीशन ऑफ ग्लैंड को हम लोग कहते हैं क्या, ग्वाइटर। एनलार्ज कंडीशन ऑफ ग्लैंड इज नोन एज व्हाट बेटा, ग्वाइटर। एंड दिस ग्वाइटर अपीयर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के डेफिशिएंसी से अपीयर होगा। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करने का काम करता है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है, उसे जो बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है। जब जो है रेगुलेशन करेगा, मीन्स जब एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, निश्चित रूप से बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है ना। तो इट इन्वॉल्व्स इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करता है। एंड आल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि थायरॉक्सिन की कमी हो गई। तो यह अगर हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो गई, अगर किसी मदर को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, मदर को अगर आयोडीन की कमी हो गई मदर के फूड में, तो उसके अंदर डेवलप होने वाले बेबी पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह हार्मोन का एक रोल और होता है, वह है प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे बेबी के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि कॉजेज द डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी का डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है ना। उसका क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ उसका वो भी शार्ट हाइटेड होगा, जैसे बौना वो भी रहेगा, लेकिन उसका इंटेलिजेंस जो है
लो इंटेलिजेंस होगा और मेंटल रिटार्डेशन होगा। एक क्वेश्चन करके पूछता है कि विच टाइप ऑफ डॉर्फ इज यूज्ड इन सर्कस, पिट्यूटरी डॉर्फ या थायराइड डॉर्फ। थायराइड और पिट्यूटरी दोनों से डॉर्फ क्रिएट होते हैं, दोनों की डेफिशिएंसी डॉर्फिज्म डेवलप करती है, लेकिन कौन सा डॉर्फ यूज होता है? तो पिट्यूटरी डॉर्फ जो है उसका IQ लेवल ठीक रहता है, मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, लेकिन थायराइड वाला जो डॉर्फ होगा वह मेंटली रिटार्डेड होगा, वह मेंटली जो है फिट नहीं होगा, इसलिए उसको जो है सर्कस वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है ना, ये डीफनेस, हाँ, ये सब भी डेवलप कर सकता है। अगर एडल्ट वोमेन में हो जाए हाइपोथायराइडिज्म तो इट में कॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो अगर इसका लेवल कम हो जाएगा तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप करेगा। ठीक बेटा। दूसरा होता है कि एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जब थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। जब थायरॉक्सिन का लेवल काफ़ी हाई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। तो निश्चित रूप से जब ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस डेवलप होगा तो उस समय क्या होगा कि हार्ट बीट बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वेट लॉस भी तो होगा, क्योंकि जब बॉडी में जो स्टोर मटेरियल है उसका जब यूटिलाइजेशन फास्ट होने लगेगा तो निश्चित रूप से बॉडी वेट लूज होगी। ठीक है, लेकिन ये क्यों डेवलप होता है? तो इट कॉजेज ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कैंसर अगर हो जाए तो निश्चित रूप से उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा उस ग्लैंड का। जब ग्लैंड का एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम अपीयर हो सकती है, क्योंकि फॉलिकल्स की संख्या बढ़ेगी तो सेक्रीशन लेवल ऑफ हार्मोन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। तो इससे क्या होगा कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड दिस विल इफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, दूसरा है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन द्वारा ही ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, एंड एक बात और है यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड द्वारा एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सी सेल्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है ना, सी सेल्स होती हैं थायराइड फॉलिकल्स के बीच में। तो फॉलिकल्स के अंदर नहीं, दो फॉलिकल्स के बीच में जो सेल्स होती हैं, तो उन सेल्स द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन होता है। और ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम ये करता है। ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, एक्चुअली ब्लड कैल्शियम रेगुलेशन में ये करता क्या है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाएगा, बोन में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये बोन में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये थायराइड ग्लैंड के ही पीछे प्रेजेंट होता है। जैसे ये थायराइड ग्लैंड हो गया तो इस थायराइड ग्लैंड के पिछले हिस्से में आप देखेंगे तो दो जो है ऐसे डॉट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अ पेयर ऑफ डॉट्स, अच्छा, टू पेयर्स ऑफ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है पैराथार्मोन, PTH, पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन निकलता है। ये भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ही पार्टिसिपेट करता है और यह ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे इंक्रीज करता है? बोन से कैल्शियम को निकालेगा और इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो जब बोन से कैल्शियम निकालेगा और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो डेफिनेटली जो है कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस हार्मोन की एक्सेस होने के कारण क्या होगा? इस हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाए, ठीक है ना, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए,
तो हाइपर पैराथायराइडिज्म में यह डेवलप करेगा ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि बोन से कैल्शियम निकालेगा तो बोन वीक होता चला जाएगा और बोन आसानी से टूट जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह कैल्शियम जो है किडनी के थ्रू निकलेगा भी, तो ये रीनल कैल्कुली भी डेवलप कर सकता है। इट में आल्सो कॉज रीनल कैल्कुली। रीनल कैल्कुली मीन्स किडनी स्टोन भी डेवलप कर सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसकी जो है कमी हो जाए और कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी कॉज कर सकता है, ठीक है ना। स्पॉज्म इन द मसल्स स्पॉज्म डेवलप करेगा, जिसकी वजह से मसल्स में ट्विस्टिंग होगी डबल, ठीक है ना, ऐठन आएगी। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है पीटीएच एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन मीन्स डिजोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीजेज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा, है ना। दूसरा क्या होगा कि पीटीएच इज अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, यह कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और वहीं पर जो थायरोकैल्सिटोनिन है, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करता है कि कैल्शियम को के बैलेंस करता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखें तो ये पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन ये दोनों मिल करके जो है कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अगला ग्लैंड हमारा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड स्टर्नम, लंग्स और स्टर्नम के बीच में ये प्रेजेंट है। देखिए ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये हार्ट की पोजीशन आपकी ये हो गई, ये हार्ट हो गया और ये थाइमस ग्लैंड है। हार्ट के सबसे करीब का पाया जाने वाला ग्लैंड यही है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है क्या, थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, यह लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। और इट आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थाइमस ग्लैंड जो है एक तरह से इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा या इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, ठीक है ना, उसे डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। थाइमोसिन आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जिनका मैच्योरेशन बोन मैरो में होगा उन्हें बी लिम्फोसाइट कहेंगे, और जिनका मैच्योरेशन जा करके जो है इसमें होगा थाइमस में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। जिसका थाइमस में होगा उसे टी लिम्फोसाइट, जिसका बोन मैरो में होगा उसे बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। और थाइमोसिन जो कि इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसलिए यह ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या है कि फैगोसाइटोसिस है, सेल जो है पैथोजन किलिंग करेगा। यहाँ पर ह्यूमोरल में क्या होता है, वह एंटीबॉडीज सेक्रेट करके जो है पैथोजन को मारेगा। तो इस तरीके से ये दोनों सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल दोनों इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होता है, कौन, थाइमस, ठीक है। एंड थाइमस डीजनरेट इन केस ऑफ एडल्ट, ओल्ड एज में ये डीजनरेट हो जाता है, इसलिए ओल्ड एज में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी बिकम वीक, ओल्ड एज में इम्यूनिटी वीक होने लगती है। इसी कारण से ये पूछा जा सकता है क्यों जो है ओल्ड एज में इम्यूनिटी वीक होती है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ थाइमस एंड थाइमोसिन। अगला ग्लैंड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरे बेटा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, यह किडनी के ऊपर है, इसका नाम है एडरीनल या दूसरा नाम है सुप्रारीनल। किडनी के ऊपर है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सुप्रारीनल या एडरीनल। ये वाली ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या है, एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक बेटा। इस एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अगर इस पार्ट को देखिए तो यह पार्ट हमारा क्या है,
यह पार्ट हमारा इधर वाला, यह हिस्सा क्या होता है, ये कॉर्टेक्स है। ये क्या है, हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है। और उसके अंदर वाला ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये मेड्यूला है। ये हो गया कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, जिस पे ACTH काम करता है, और यह है मेड्यूला, यह है मेड्यूला। तो अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स है हमारा, उस कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन निकलते हैं और कुछ हार्मोन मेड्यूला रीजन से निकलते हैं, ठीक है। तो दोनों मिल करके जो है किडनी इस एड्रिनल से निकलने वाले हार्मोन बनाते हैं। अगर जो है हम बात करें इस कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपर तो मान लो एक कैप्सूल है, तो छोड़ दो इसको। पहले सबसे पहले बाहर से आता है जोना ग्रैनुलोसा, बाहर से चलें सबसे पहले जोना ग्रैनुलोसा, देन आफ्टर जोना फैसिकुलेटा एंड देन आफ्टर जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो 3 लेयर हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ये कुल मिलाकर के 3 लेयर होती हैं, और उसके नीचे फिर क्या हो जाता है, मेड्यूला है। तो कॉर्टेक्स में कुल 3 रीजन पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स में कुल 3 रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, कॉर्टेक्स मेड्यूला तो हो ही गया, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे बात आता है हमारा एड्रिनल मेड्यूला की बात करें, अंदर से पहले चलते हैं। तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, पहला है एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरा है नार एड्रीनलिन या नार एपिनेफ्रिन। एड्रीनलिन या नार एड्रीनलिन एंड एपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन, ये इनके नाम हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एड्रीनलिन एंड नार एड्रीनलिन आर रैपिडली सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एडजस्ट विद द एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी सिचुएशन को में इनका लेवल जो है बढ़ जाता है। वैसे ये नॉर्मली थोड़े अमाउंट में बॉडी में सेक्रेट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इनका लेवल बढ़ जाता है। तो ये इमरजेंसी में करते क्या हैं, ये बॉडी को तैयार करते हैं फॉर फाइट और फ्लाइट, लड़ने या भागने या उड़ने के लिए जो है बॉडी को ये तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये करते क्या हैं, ये उस तैयारी के दौरान ये हार्मोन्स करते क्या, बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज करिए आपके सामने एक सांप आकर के खड़ा हो गया, तो सांप खड़े होने के बाद आपके अंदर जो जो भी चेंजेज आते हैं, दो चेंजेज आर बिकॉज ऑफ द एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। जैसे क्या चेंज आता है, प्यूपिल डायलेट हो जाती है, आंखें फाड़ करके आदमी देखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पीलो इरेक्शन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज आर बिकॉज ऑफ द एड्रीनलिन एंड नॉट एड्रीनलिन, ठीक है। देखिए पिपुलरी डायलेशन, ठीक है ना, प्यूपिलरी डायलेशन मीन्स प्यूपिल का डायलेट कर जाना, चौड़ा हो जाना, ठीक है ना। पीलो इरेक्शन मीन्स गूज फ्लेश, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। फिर क्या, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाना, ठीक है। फिर क्या कि इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ाता है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया आपको। इसके साथ साथ ये क्या करेगा कि यह एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है उसे ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उसको ग्लूकोज में बदलेगा, ताकि जो है एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और इसके साथ साथ जो ग्लाइकोजन है उसके साथ साथ लिपिड और फैट को भी लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ने का काम ये करेगा। ओवरऑल फैट, प्रोटीन और लिपिड जो भी है सबको तोड़ करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ताकि जो है एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो बेटा आगे हमारा आता है वह है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स की यदि हम बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर जो मैंने अभी बताया आपको, जोना रेटिकुलरिस जो सबसे अंदर हो गई, जोना फैसिकुलेटा जो बीच का है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है। और हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स आर कॉमनली नोन एज कार्टिकॉइड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना।
और ये कार्टिकॉइड्स में पहला कार्टिकॉइड आता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या करता है, रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये करता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि प्रोटियोलाइसिस करता है, प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपोलाइसिस करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरे सोर्सेस हैं उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देगा। तो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में ये बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, द मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड इज द कार्टिसोल। ठीक है ना, कार्टिसोल क्या होता है बेटा, यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जैसे कहीं स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसको जो है कम करने का काम करता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, साथ ही साथ सप्रेस द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की इम्यून एक्टिविटीज़ को भी सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, एंड आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एंड किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या आपने देखा कि ग्लूकोकार्टिकॉइड ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा ताकि मेटाबॉलिज्म के लिए पर्याप्त फूड मिल सके, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त फूड मिल सके। ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड को ब्रेक करेगा, लाइपोलाइसिस करेगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा ताकि जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जा सके। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है, लेकिन इम्यूनो सप्रेसिव होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, इम्यून एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन आता है मिनरलोकार्टिकॉइड। मिनरलोकार्टिकॉइड क्या करता है, यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। और यह जो है इसमें मेन जो है वह है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के विषय में आपने किडनी में भी पढ़ा था, किडनी फंक्शन जब पढ़ाया जा रहा था, जिसमें ये बताया गया कि एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है कि ये मिनरल के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। द मेन हार्मोन टू ऑफ द मिनरलोकार्टिकॉइड एंड इट हेल्प्स टू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है ना, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये रहा आपका, ये आपका रहा क्या, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम लोग गोनाडोकार्टिकॉइड्स, जिसमें जो है टेस्टिस और ओवरी के ही हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन्स, ये भी निकलते हैं। तो इसलिए फीमेल में भी एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होते हैं और मेल में भी एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होते हैं। ठीक है, और इनका प्रभाव भी जो है ह्यूमन बॉडी पर एज इट इज़ होता है, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन का। इसीलिए अगर कभी एड्रीनल हार्मोन का लेवल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो मेल में भी अगर एड्रीनल हार्मोन्स का, गोनाडोकार्टिकॉइड्स का लेवल अगर बढ़ जाए तो मेल में भी जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, और फीमेल में अगर बढ़ जाए तो फीमेल में भी मुस्टैच एंड बियर्ड डेवलप हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एड्रीनल विरिलिज्म। तो एड्रीनल विरिलिज्म का भी केस जो है डेवलप होता है। तो चलो बेटा, इस तरीके से हमारा ये रहा पार्ट। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा इस अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा, जितना रिवाइज किया, उसको एक बार जो है एक छोटे से कुछ क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। तो जो हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता था उसकी कमी अगर हो जाए तो ये कम हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है, पैराथार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोसिन और पैराथार्मोन, बताइए। चलिए, इसमें पहला हार्मोन क्या है, पैराथार्मोन है। क्यों? क्योंकि पैराथार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है।
कि आयोडीन इज नीडेड फॉर थायरोक्सिन फॉर्मेशन। ये बात तो सही है, ये बात सही है। इससे पूछ रहा है कौन सी बात गलत है, लेकिन ये पहली बात तो सही है। दूसरी बात, कैल्शियम रेगुलेट्स द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का एक्साइटेबिलिटी कैल्शियम द्वारा रेगुलेट होता है। दूसरा है कि पोटेशियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन सेल। और तीसरा है कि फास्फोरस हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा देखिए सिंपल सी बात है, ये जो है आयोडीन तो थायरॉक्सिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। कैल्शियम आयन यहाँ पर भी जो है एक्साइटेबिलिटी में रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो है वो इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। पोटेशियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस, ये भी करेगा। और लेकिन ये फॉस्फेट जो है हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी। इसमें जो है मेनली आपका सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम का रोल होता है, ठीक है ना, इसलिए ये वाला सही होगा। इसके बाद द 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी सच एज स्लीप अवेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। किस हार्मोन द्वारा रेगुलेट होता है बेटा ये? तो यह रेगुलेट होता है आपका एड्रेनालिन, मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन एंड प्रोलैक्टिन। तो कौन करता है इसे? इसे मेलाटोनिन हार्मोन करता है, जो कि एड्रिनल जो कि जो है पीनियल ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद है कि एवरी टाइम यू ईट अ कुकीज और कैंडी बार योर ब्लड शुगर इंक्रीजेज, दिस ट्रिगर्स एन इंक्रीज इन द हार्मोन। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के साथ कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? उसे कम करने के लिए। तो उसे कम करने के लिए जो हार्मोन बढ़ता है वो आपका है इंसुलिन, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस पार्ट में देखा। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। एंड आई होप कि यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच। So we will meet in the next class with the rest of the part of this chapter. Okay, thank you. Have a nice day. On IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।